नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम लेके आए हैं एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यूज सॉल्व विद रैशनल। तो आज की वीडियो के अंदर अब और क्वेश्चन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जिनको विद रैशनल हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस दो वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन जो है विद रैशनल सॉल्व किए थे वहाँ पे, और आज हम दोबारा से उसी तरीके का वीडियो जो है यहाँ पे लेके आए हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं सम विटामिन आर फैट सोल्यूबल एंड सम आर वाटर सोल्यूबल। यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा है। ऑप्शन है विटामिन ए एंड ई, विटामिन बी एंड सी, विटामिन डी एंड के, विटामिन ए एंड के। तो हम सब जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। हमें पूछा है यहाँ पे वाटर सोल्यूबल के बारे में। तो ए, डी, ई और के, ए, ई, डी, के, ये फैट सोल्यूबल है, इसलिए ये आंसर नहीं बन सकते। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। तो ये ऑप्शन बी जो है इसमें दिया हुआ है विटामिन बी एंड सी, और ये कैसा विटामिन है, वाटर सोल्यूबल, इसलिए आंसर रहेगा बी। Next, which of the following drug is not used in the management of hypersensitivity reaction। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं काम में ली जाती है। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो तीन आंसर करेक्ट होते हैं और एक गलत होता है। जो गलत होता है उसी को अपने को चूज करना होता है। जो काम में नहीं ली जाती है वो, फर्स्ट है एंटीहिस्टामिन, सेकंड वन है एफिनेफ्रिन, थर्ड वन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फोर्थ वन है क्लोरोक्विन। बिल्कुल सही, आप सही पहचान रहे हैं। ऊपर की जो तीनों ड्रग है, एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये तीनों की ड्रग जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर यूज की जाती है रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन क्लोरोक्विन का कोई रोल नहीं है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है और इसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। तो क्लोरोक्विन इज नॉट यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। डी इज द करेक्ट वन। इन नियोनेटल रिससिटेशन जो है द रेशियो ऑफ कंपनसेशन कंप्रेशन एंड ब्रेथ। न्यूनेटल रिससिटेशन पीडियाट्रिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसकी शुरुआत जो होती है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने से होती है। देन वी मैनेज द एयरवे, मैनेज द ब्रीदिंग, मैनेज द सर्कुलेशन। इस प्रोसेस के अंदर हमें, जब हम ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मैनेज करते हैं, तो क्वेश्चन ने पूछा है आप कितने कंप्रेशन देंगे और कितने वेंटिलेशन देंगे, है ना। ब्रेथ कितने देंगे और कंप्रेशन कितने देंगे, इसका रेशियो बताइए। फर्स्ट है 30:2। 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ जो होती है वो एडल्ट सीपीआर में काम में लिया जाता है। 3:1, 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन, ये नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर यूज किया जाता है। 15:2, ये इन्फेंट के अंदर एज है, 1 साल से छोटी एज है, 28 दिन से बड़ी और 1 साल से छोटी एज है। और अगर उसमें आप जो है सिंगल रेस्क्यूअर है तब 32 ही काम में लेते हैं, लेकिन अगर डबल रेस्क्यूअर है तो 15:2 काम में लेते हैं। 1:3, 1:3 उल्टा हो गया, मतलब 1 कंप्रेशन और 3 ब्रीदिंग, ऐसा हम नहीं करते हैं, 3 कंप्रेशन और 1 ब्रीदिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा 3:1। नियोनेटल रिससिटेशन में 3 कंप्रेशन देते हैं फिर 1 ब्रीदिंग देते हैं। नियोनेट जो एज होती है वो 28 दिन से छोटी एज पढ़ते हैं अपन पीडियाट्री के अंदर, और उसमें 3 कंप्रेशन के बाद में 1 ब्रीद दिया जाता है, दैट इज नियोनेटल रिससिटेशन। Next one, when IV heparin therapy is advised for a patient, there must be ensure the availability of the unit while administering the therapy। जब आप heparin therapy दे रहे हैं तो क्या चीज अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उस ड्रग का एंटीडोट वहां पे अवेलेबल होना जरूरी है, ड्रग की टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो विटामिन के, एमाइनो कैप्टिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और प्रोटामिन सल्फेट।
बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। प्रोटाबिन सल्फेट हिपेरिन का एंटीडोट है, तो उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। विटामिन के जो होता है वो वारफरिन का एंटीडोट होता है, वारफरिन का एंटीडोट होता है। एमनियो कैप्रियोइक एसिड जो होता है वो टीपीएज का एंटीडोट होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज उसका एंटीडोट है। और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो पोटेशियम की जब डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तब यूज लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें जो है पूछा गया है antidote for heparin therapy, that is protamine sulfate. D is the correct one. According to the Erickson, which of the following stage is seen in adolescent? Erickson is a psychologist and psychosocial theory इन्होंने दिया था। दो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वन इज सिगमंड फ्रूड, उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, और वन इज एरिक्सन, उन्होंने साइकोसोशियल थ्योरी दी। एरिक्सन के अनुसार एडोलसेंट स्टेज के अंदर क्या कौन सी स्टेज देखने को मिलती है एडोलसेंट एज के अंदर? वन इज ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, इनिशिएट वर्सेज गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज सैम और डाउट, एंड आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। तो अकॉर्डिंग टू द साइको सोशल थ्योरी, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट जो होता है वो इन्फेंट एज में देखने को मिलता है, और इन्फेंट एज जो होती है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है। तो ये तो इन्फेंट एज की है। इनिशिएट वर्सेस गिल्ट जो होता है वो टोडलर सॉरी हाँ यस टोडलर एज के अंदर देखने को मिलता है। इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, बेसिकली इट्स नॉट टोडलर, इट्स प्री स्कूल एज। व्हाट्स प्री स्कूल एज? प्री स्कूल एज के अंदर देखने को मिलता है। ऑटोनॉमी वर्सेस सैम और डाउट जो होता है वो ये टोडलर एज में देखने को मिलता है। टोडलर इन्फेंट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ 1 से 3 साल को टोडलर कहते हैं, उसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सैम और डाउट होता है। प्री स्कूल 3 से 6 साल की उम्र होती है और उसमें इनिशिएट वर्सेस गिल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है एडोलसेंट एज, तो इस प्री स्कूल एज के बाद में एक एज और होती है स्कूल एज, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का कंसेप्ट होता है, और उसके बाद में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ऐसी 5 स्टेज जो होती है वो पीडियाट्रिक एज के अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है एडोलसेंट एज का, इसलिए जो स्टेज रहेगी वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ये साइको सोशल थ्योरी जो एरिक एरिक्सन ने दी है उसकी डिफरेंट टाइप की स्टेजेज है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का सॉफ्टनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, प्रेगनेंसी के समय लोअर यूटेराइन का सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है? गुडेल साइन, हेगार साइन, स्ट्राई एल्बिकेंस और लीनिया निग्रा। गुडेल साइन, हेगार साइन, स्ट्राई एल्बिकेंस और लीनिया निग्रा। तो आंसर जो है वो है हेगार साइन। क्या आंसर रहेगा? हेगार साइन। क्या होता है गुडेल साइन? गुडेल साइन जो होता है इसमें 6 वीक प्रेगनेंसी के अंदर, 6 वीक्स वाली प्रेगनेंसी में सर्विक्स का सॉफ्टनिंग हो जाता है ना, सॉफ्टनिंग हो जाती है। और किसकी सॉफ्टनिंग होता है सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। और हमें क्या पूछा है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना गुडेल साइन कहलाता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर सर्विक्स जो होता है वो टिप ऑफ द नोज जैसा होता है, और प्रेगनेंसी में सर्विक्स जो होता है वो लिप ऑफ द माउथ जैसा होता है। तो सर्विक्स का टिप ऑफ द नोज से लिप ऑफ द माउथ जैसा हो जाना गुडेल साइन कहलाता है। हेगार साइन जो है वो 6 से 10 वीक के अंदर देखने को मिलता है, 10 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर, और इसके अंदर सॉफ्टनिंग हो जाती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट की। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हेगार साइन, क्योंकि यही पूछा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का। स्ट्राई एल्बिकेंस जो होता है, दो वर्ड होते हैं, एक स्ट्राई ग्रेविडेरम और स्ट्राई एल्बिकेंस। स्ट्राई ग्रेविडेरम जो होती है वो तो स्मॉल पिंकिश लाइन होती है एब्डोमेन के ऊपर, बटक्स के ऊपर, थाई के ऊपर, और अगर वो व्हाइट कलर की लाइन हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्राई एल्बिकेंस। तो स्किन के ऊपर व्हाइट कलर की लाइन का होना एब्डोमेन, बटक्स और थाई पे स्ट्राई एल्बिकेंस कहलाता है, जो 20th वीक के आसपास देखने को मिलती है। और लीनिया निग्रा जो होती है वो एक ब्राउनिश ब्लैक कलर की लाइन होती है जिफोइड प्रोसेस से लेके सिंपाइसिस प्यूबिस तक, ये 20 वीक के आसपास बनती है।
लीनिया निग्रा ब्लैक कलर की लाइन होती है और स्टाई एल्बिकेंस व्हाइट कलर की लाइन होती है। स्टाई एल्बिकेंस लाइन एब्डोमेन, बटक्स और थाई पे होती है, जबकि लीनिया निग्रा जो होती है वो जिफॉइड प्रोसेस से सिम्पाइसिस प्यूबिस के बीच में मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल के ज्यादा होने की वजह से ब्लैक कलर की एक लाइन बन जाती है, ब्राउनिश कलर की, उसको लीनिया निग्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हेगार साइन, बी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्टनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज? वायरल डिजीज है caused by one of the smallest human virus, सबसे छोटे ह्यूमन वायरस, that infect the motor cell of the anterior horn of the spinal cord। तो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करने वाली बीमारी, लोअर एंटीरियर हॉर्न ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करने वाली बीमारी, वायरल डिजीज, बहुत ही फेमस, वन ऑफ द वायरस दैट इज पोलियोमाइलाइटिस, है ना। पोलियो वायरस इज द वायरस एंड बीमारी है पोलियोमाइलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड और एंटीरियर हॉर्न को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा रूबियोला जो होता है वो मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। मीजल्स जो है वो बीमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है ज्यादातर। रूबेला जो है उसको जर्मन मीजल्स बोलते हैं, ये भी वायरल डिजीज है। रूबेला इज ए वायरस, डिजीज इज द जर्मन मीजल्स। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गन वेरिसेला जोस्टर वायरस रहता है। तो सारी वायरल डिजीज है, लेकिन ये तीनों डिजीज जो होती है ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न को अफेक्ट नहीं करती है। और इन डिजीज को हमने डिटेल में कम्युनिकेबल डिजीज लेक्चर में पढ़ा है, तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें। हमने वहाँ पे सारी चारों ही कम्युनिकेबल डिजीज है, चारों के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा है। पोलियो के बारे में भी पढ़ा, रूबियोला, रूबेला, चिकन पॉक्स, तो आप उसको जरूर रेफर करें। लेकिन यहाँ पे आंसर है पोलियो माइलाइटिस। इन फीटल ब्लड वेसल द ऑक्सीजन कंटेंट इज हाईएस्ट इन, है ना, फीटल सर्कुलेशन में, फीटल लाइफ में जो फीटल की ब्लड वेसल है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टीरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरीज। देखिएगा, बच्चा प्लासेंटा से अटैच रहता है, वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लासेंटा और बच्चे के बीच में कनेक्टर का काम करती है, और ये अम्बिलिकस से एंटर होती है और बच्चे की बॉडी में जाती है। ना प्लासेंटा में ब्लड का जो है गैसेज का एक्सचेंज होता है, और अम्बिलिकल वैन ब्लड को यहाँ से कैरी करती है, जो सबसे ज्यादा प्योर ब्लड लेके जाती है, हाईएस्ट सेचुरेटेड ब्लड। अम्बिलिकल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके आती है प्लासेंटा को। तो दो आर्टरी होती है वो तो ब्लड लेके आती है, एक वैन होती है जो ब्लड लेके जाती है। अम्बिलिकल वैन जो है यहाँ पे ऑप्शन में होता तो शायद आंसर वो बनता, पर वो है नहीं। और आर्टरी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्प्योर ब्लड लेके आती है ना। अम्बिलिकल वैन जब एंटर होती है तो वो सबसे पहले उसकी एंट्री जो होती है वो अम्बिलिकल वैन जो है वो अपने ब्लड को डक्टस विनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में डालती है। तो दूसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा सेचुरेटेड ब्लड होता है डक्टस विनोसस के अंदर। तो यहाँ पे आंसर रहेगा डक्टस विनोसस। वहां से आगे ब्लड जाता है इंफीरियर वेना केवा से राइट हार्ट में, राइट हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टरियोसस से एओर्टा में, और एओर्टा से अम्बिलिकल आर्टरी में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सेचुरेटेड ब्लड तो अम्बिलिकल वैन में होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड, और उसके बाद में होता है डक्टस विनोसस के अंदर, और इन तीनों में इनसे कम होता है, इसलिए आंसर रहेगा ए, दैट इज डक्टस विनोसस। एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एरिथ्रोपोइटिन इज ए हार्मोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। और एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कौन करता है? ऑप्शन इज लंग्स, लंग्स जो है वहां से प्रोड्यूस होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन दैट नॉट प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन, लीवर प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजन, एंड किडनी प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन एंड रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, है ना। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन का प्रोडक्शन भी किडनी से होता है, एरिथ्रोपोइटिन भी। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रीकर्सर की तरह काम करता है, बोन मैरो में जाता है और आरबीसी का या एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कराने में मदद करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करता है। क्रोनिक रीनल फेलियर के मरीज जो होते हैं जिनकी किडनी काम नहीं करते, उनको एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्टेबल फॉर्म में हम सबक्यूटेनियसली देते हैं, ताकि उसमें एनीमिया को ट्रीट किया जा सके। उसमें एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है सीकेडी के मरीजों के अंदर। Which of the following is the cranial nerve that is responsible for pupillary constriction? प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन। 12 क्रेनियल नर्व के अंदर 3 क्रेनियल नर्व आंख को सप्लाई करके उसके मोटर मूवमेंट कराती है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। और उसमें 4 और 6
लेटरल रेक्टस 6 नंबर और सुपीरियर ओब्लिक को 4 नंबर सप्लाई करती है। इसके अलावा जितने भी आंख के मूवमेंट है वो 3rd नंबर क्रेनियल नर्व के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्यूपिली कॉन्स्ट्रिक्शन है उसका काम भी तीसरी क्रेनियल नर्व करती है। तो ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी बेसिकली सेंसरी नर्व है, ये मोटर नर्व है ही नहीं। और प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन एक मूवमेंट है। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक सॉरी ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो सबसे पहली क्रेनियल नर्व है और ये स्मेल का काम करती है। ऑप्टिक जो है वो सेकंड क्रेनियल नर्व है और ये विजन का काम करती है। और ओक्यूलोमोटर जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व है और ये पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। वेगस जो है वो आवारा नर्व है, मल्टीपल काम है, थोरेको गैस्ट्रिक सारे ऑर्गन को ये सप्लाई करने का काम करती है, सेंसरी प्लस मोटर आल्सो। तो ऑल्फैक्ट यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो रहेगा ओक्यूलोमोटर, दैट इज थर्ड क्रेनियल नर्व, है ना, थर्ड क्रेनियल नर्व। Olfactory is the first one, optic is the second one, and vagus is the 10th cranial nerve. क्रेनियल नर्व को भी हमने डिटेल से एक लेक्चर में पढ़ा है, तो उस वीडियो को आप जरूर पढ़ें। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोकुलर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। और इसके टाइप्स होते हैं सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स मोटर मोटर। तो उसको आप अलग से जरूर रेफर करें। Next one, Mr. Raju, a 5-year-old boy is suffering from glomerulonephritis. Is the disease of kidney. Which of the following finding is associated with this condition? कौन सी finding इस condition के साथ में associated है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से सफर कर रहा है पेशेंट, 5 साल का बच्चा है। फर्स्ट ऑप्शन है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, लो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ब्राउन कलर्ड यूरिन, हाइपोटेंशन। Condition is glomerulonephritis, suffering from glomerulonephritis and क्या उसका क्लिनिकल साइन यहाँ पे पूछा है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो बीमारी होती है उसमें उसके सबसे जब क्लिनिकल साइन की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन में इमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, ओलिग यूरिया, डिक्रीज जीएफआर और फीवर, है ना। इमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, ओलिग यूरिया, डिक्रीज जीएफआर एंड फीवर देखने को मिलता है। तो अगर ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन रेट कम होगी और ओलिग यूरिया देखने को मिलेगा तो जो यूरिन होगा वो बहुत लेस आएगा। और यूरिन बहुत लेस है तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन होएगा। और जब यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है, कम नहीं होती है। डाइल्यूशनल यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, कंसंट्रेटेड यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो ये तो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, इसलिए ये तो गलत है। जब किडनी काम नहीं करती है तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा बॉडी में, कम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी गलत है ना। जब यूरिन जो है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है तो उसका कलर जो होता है वो रेड होता है ना, कलर जो है यूरिन का रेड होता है। लेकिन यहाँ जो आरबीसी प्रेजेंट होती है वो जब यूरिन के साथ में जो आती है वो फ्रेश ब्लड नहीं होता है, वो डार्क स्मोकी और कोका कोला कलर का यूरिन होता है, क्योंकि उसमें स्टेप्टोकोकल एंटीजन के साथ में कंसील्ड ब्लड जो है वो मिक्स होता है, जो कि ब्राइट रेड या फ्रेश ब्लड नहीं होता है। तो ये यूरिन का जो कलर है उसमें ब्लड ओल्ड ब्लड की प्रेजेंसी के कारण उसका कलर ब्राउनिश कलर का दिखता है, कोका कोला कलर का दिखता है। तो ये बिल्कुल क्लिनिकल साइन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। हाइपोटेंशन की जगह हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। जब रीनल किडनी गड़बड़ होती है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और वो जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो वहां पे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी होती है, तो ये तीनों गलत है। और ब्राउन कलर का यूरिन होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन एसोसिएटेड फाइंडिंग देखने को मिलेगी विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ममता सीज ए डिजाइन, एक डिजाइन देखा वॉलपेपर एंड परसीव इट एज एनिमल, उसको एनिमल की तरह उसने परसीव किया। किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? वॉलपेपर के ऊपर डिजाइन देखा और उसको एनिमल की तरह परसीव किया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसका मिस इंटरप्रिटेशन करना इल्यूजन कहलाता है। ऑप्शन है इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और आइडिया ऑफ रेफरेंस। इल्यूजन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखा लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आपका गलत है, तो ये इल्यूजन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, डिजाइन थी और उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया, एनिमल समझा उसको, तो इल्यूजन है।
हेलुसिनेशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं फिर भी आपको दिख रहा है ना, कोई भी चीज परसीव होना, एक एक तरह का परसेप्शन डिसऑर्डर है, जो कि चीज परसीव हो रही है जो कि वास्तव में है ही नहीं, जैसे भूत का दिखना जबकि वहां पे कोई नहीं है, दैट इज हेलुसिनेशन। कुछ आवाजें सुनाई देना जो कि वास्तव में कोई आवाज नहीं हो रही है, दैट इज हेलुसिनेशन। डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं, ई विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी। डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स फॉल्स बिलीव, थॉट का डिसऑर्डर है, और बिलीव फिक्स हो जाते हैं, घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, इस तरीके के डिल्यूजन पेशेंट के माइंड में फिक्स हो जाते हैं। इसी डिल्यूजन का एक टाइप है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें पेशेंट को आइडिया ऑफ रेफरेंस आते हैं। आइडिया ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि पेशेंट हमेशा ये सोचता रहता है कि सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। जैसे एक सिजोफ्रेनिया का टाइप है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, उसमें मरीज में डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस डेवलप हो जाता है, और वो कोई भी चीज देखता है, कोई भी न्यूज चल रही है, न्यूज चैनल बोल रहा है तो बोले ये भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हर चीज जो है उसको लगता है मेरे बारे में ही हो रही है, उसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं या आइडिया ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए, इल्यूजन। A protective protein which is main structural component of hair, nail and epithelial cell, इनकी main structural protein कौन सी है? Keratin, myosin, collagen and elastin. Main structural component for hair, nail and epithelium is keratin. ए इज द करेक्ट वन। किरेटिन का काम होता है, ये प्रोटीन है होती है। मायोसिन जो होती है इसका रोल होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और मूवमेंट कराने में, मोटिलिटी में रोल होता है। कोलेजन जो होता है वो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो कि बोन, टेंडन, जो है लिगामेंट्स जो होते हैं, उन सब को बनाने में मदद करती है, तो ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन। और इलास्टिन जो होती है वो इलास्टिसिटी देती है टिश्यू और ऑर्गन को, रेजिलेंस प्रोवाइड करवाती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है। तो इनका काम तो ये होता है, इलास्टिसिटी के लिए मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और मायोसिन जो होती है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और मोटिलिटी में मदद करती है, लेकिन केराटिन जो होती है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती है हेयर, नेल और एपिथेलियल सेल। ए इज द करेक्ट। स्वॉट, इन स्वॉट एनालिसिस रेफर्स टू, स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑब्जर्वेशन, टेक्निक, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑब्जर्वेशन, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, टेक्निक। तो सॉफ्ट में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अ, इसको कंफ्यूजन करने के लिए ओ को ऑब्जर्वेशन बनाया गया जो कि गलत है, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन लिखा गया गलत है, और टी को टेक्निक लिखा गया ये गलत है, यहाँ भी टेक्निक लिखा गया ये गलत है। तो टी का मतलब थ्रेट होता है, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस होता है और एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडिविजुअल जब काम करता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जोर देना चाहिए, अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी तरह की थ्रेट से बचना चाहिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल के लाइफ में सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ का साइन नहीं है, कौन सा साइन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हो रहा है तो ये पुअर मेंटल हेल्थ का साइन है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का नहीं होना पुअर मेंटल हेल्थ का साइन है। इमोशनल अनस्टेबिलिटी पुअर मेंटल हेल्थ का साइन है। ये तीनों ही साइन है, हमें सवाल ने पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। ऑप्शन है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्दी पीपल के साइन होते हैं, जो मेंटली अनहेल्दी होते हैं उनमें नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज द साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, बट पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट ए साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। तो डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आज के वीडियो में हमने पढ़े हैं। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े भी रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को जो है वो पहुंचाएं। और एक काम जरूर करें, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि कई सारे लोग जो है अपनी इस छोटी सी कोशिश का फायदा उठा सके और कई घरों के चिराग जो है वो जलाने में हम मदद कर सके। धन्यवाद।